हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मानव में पाचन क्रिया जो पूरा सिस्टम है इसका उसको डिस्कस करेंगे और पूरे पाचन तंत्र को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ी सी डिटेल्स में होगी हमारी और पूरा टॉपिक हम कवर करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ पूरा पाचन तंत्र आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। इम्पोर्टेंट एंजाइम्स जो हमारे इसमें काम आते हैं अलग अलग ऑर्गन्स में, उन सभी को और उनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव में पाचन, तो देखिए पाचन क्रिया का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाचन क्या होता है। तो पाचन क्रिया में क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हम भोजन के साथ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, इनका जो हम अपने भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में होते हैं और इनको क्या होता है, पाचक एंजाइमों की सहायता से छोटे छोटे सरल अणुओं में कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसी को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, हम पाचन कहते हैं, तो डाइजेशन कहते हैं। तो यह जो क्रिया है वो हमारे स्टार्ट कहाँ से होती है, सबसे पहले तो जो हमारा मुंह है वहीं से क्या होता है कि मुंह अपने जो मनुष्य में भोजन का पाचन है वो प्रारंभ हो जाता है। तो भोजन में सबसे पहले हमारा कौन सा एंजाइम आकर के मिलता है, तो लाला रस जो होता है हमारा लार में, तो उसमें क्या होता है, एक प्रकार का लार क्या होती है, रस होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपके जीवाणु को नष्ट करने के लिए और भोजन के पाचन के लिए दो एंजाइम पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहले आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए क्या होता है, उसमें आपके टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम उपस्थित होता है। टाइलिन कहें या एमाइलेज कहें, दोनों एक ही हैं। तो इनका काम क्या होता है कि जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन करना। तो यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है हमारा, वो हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है और पाचन भी प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या करता है, हमारा टाइलिन एंजाइम जो है वो क्या करता है, उसको माल्टोज में बदल देता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा पहला जो पाचन तंत्र में पार्ट है मुंह, तो इसमें क्या होता है कि लार होती है और लार में क्या होता है, एक हमारा जल होता है और एंजाइम होते हैं। एंजाइम दो प्रकार के हैं इसमें आपके लार में, एक आपके टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम है और दूसरा आपका लाइसोजाइम एंजाइम है। तो लाइसोजाइम है और एक टाइलिन एमाइलेज है, ठीक है। तो टाइलिन या एमाइलेज का क्या काम है, सबसे पहले आपको यही पूछा जाता है एग्जाम में। तो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलना। माल्टोज आपका क्या हो जाएगा, डाइसैकेराइड होगा ये। तो अभी पूरी तरीके से पाचन नहीं हुआ लेकिन पाचन स्टार्ट हो चुका है। तो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। लगभग 30% के आसपास जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो है वो माल्टोज में बदल जाता है मुंह में ही। उसके बाद बचा हुआ हिस्से का आगे पाचन होता है। और दूसरा हमारा जो क्या होता है, हम भोजन ग्रहण करते हैं बाहरी माध्यम से, तो उनके साथ क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस जैसी कोई हानिकारक पदार्थ भी अपने साथ साथ आ जाते हैं। तो इनको क्या करता है कि ये क्या करता है, नष्ट करने का काम कौन करता है, ये हमारा लाइसोजाइम एंजाइम करता है। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आप तक ये बात अभी तक समझ आई होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। तो अगले हमारे पार्ट आ रहा है कि जो लार मिलती है, तो लार के लिए क्या होती है, हमारे शरीर में जो मुंह है उसमें लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनके द्वारा लार का श्रावण किया जाता है। ये इनकी लोकेशन के आधार पर 3 प्रकार की होती है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे क्या है, कर्णपूर्व ग्रंथि, इसको पैरोटिड ग्लैंड भी कहते हैं। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है ये वाली हमारी सबसे पहले कर्णपूर्व ग्रंथि है। तो कर्णपूर्व ग्रंथि है। दूसरी अधोजीवा, अधो का मतलब जीवा के नीचे वाला है ना, तो नीचे जी होगी तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, जीभ के नीचे इसकी स्थिति हो जाएगी। और एक होगी हमारे अधोजम, जो क्या होगा, दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर पाई जाती है। तो दोनों जबड़ों की संधि के स्थान पर क्या होती है, अधोजम होती है। इसको सब मैंडिबुलर भी कहते हैं, अधोजीवा को सब लिंगुअल ग्लैंड भी कहते हैं और कर्णपूर्व को पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली जो हमारे लार ग्रंथि है वो कौन सी है, कर्णपूर्व ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड ही है। लोकेशन क्या है इसकी, कान के पास में पाई जाती है। क्या होती है, कान के पास गालों में उपस्थित होती है ये। उसके बाद आ रहे हमारे आगे अधोजीवा ग्रंथि। तो सबसे ज़्यादा जो लार का श्रावण करने वाली है वो यही ग्रंथि होती है, जीवा के नीचे इसकी लोकेशन हो जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे तीसरे नंबर की ग्रंथि जो लार ग्रंथि है वो क्या होती है, जबड़ों के संधि तल पर पाई जाती है, सब मैंडिबुलर या अधोजम ग्रंथि कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के हमारे जो है
ये लार ग्रंथियाँ कंप्लीट होती हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा भोजन था, भोजन क्या हुआ, मुंह में था, मुंह में लार मिली, लार में हमारे क्या थे, एंजाइम, और एंजाइम ने जो है वो एक तो जीवाणु को नष्ट किया है और दूसरे नंबर पर क्या किया, हमारे एक तो जीवाणु को नष्ट किया है और दूसरे नंबर पर हमारे क्या किया, इसके साथ में माल्टोज में बदला, किसको, कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार से पाचन हुआ। आगे बढ़ते हैं हमारा, तो भोजन अब जो है हमारे ग्रसनी वाले पार्ट में आ जाएगा, फेरिंग्स में आ जाएगा। तो ग्रसनी जो है वो मुंह के आगे वाला लंबा जो पार्ट है पाइप नुमा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं होती है, कोई पाचन के लिए एंजाइम नहीं आता है, तो कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। अब बात आती है इसमें क्या होती है, एक संरचना होती है हमारे श्वास नली में, श्वास नली के ऊपर की ओर, और एक होती है आहार नली, दोनों अलग अलग होती है, विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक संरचना पाई जाती है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं या ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। तो ये क्या करती है कि जैसे हमारा भोजन है, एक पाइप तो भोजन का हो गया हमारा और एक पाइप हो गया हमारा आपके श्वास नली का। तो भोजन करते समय क्या होता है कि मुंह से जब भोजन आता है तो भोजन जो है हमारा श्वास नली में ना चला जाए, तो क्या होता है, एक ढक्कननुमा संरचना होती है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। तो ये क्या करती है, श्वास नली के ऊपर आकर के उसके मुंह को बंद कर देती है भोजन को निकलते समय। तो भोजन जो है वो श्वास नली में जाने से रुक जाता है और हम आराम से भोजन कर पाते हैं और श्वास भी ले पाते हैं। तो कंठ द्वार को बंद करके भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना इसका काम हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है एपिग्लोटिस क्या करता है या कौन सी संरचना है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, तो वो एपिग्लोटिस है। इसके बाद हमारे अगला तीसरा पार्ट है ग्रसिका, ओइसोफेगस कहते हैं। तो ग्रसनी आगे जाकर के क्या होती है कि चौड़े पार्ट में खुलती है, तो इस चौड़े पार्ट को ही क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। इसी चौड़े पार्ट को क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। तो इसमें भी कोई पाचन क्रिया नहीं होती है और यहाँ पर आते आते जब भोजन जो मुंह से पच करके और लसलसा होकर के आ जाता है, तो अब उसको क्या कहा जाता है, उसको आप बोलस का नाम से जानते हैं। तो अब उसको बोलस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। इसके बाद हमारा भोजन जो है वो ग्रसिका से होने के बाद में हमारे पेट में जो हम कहते हैं यानी आमाशय में आ जाता है। तो आमाशय स्टोमक में आने के बाद में क्या होता है, इसमें आगे की पाचन क्रिया स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आमाशय क्या करता है। तो आमाशय क्या है, पेशीय संरचना होती है और इसमें क्या होती है, लगातार क्रमानुकुंचन की गति होती रहती है। तो इस प्रकार से क्या होती है, इसकी पेशियाँ क्या करती है, भोजन को आपस में मिलाने का और पाचन एंजाइमों को मिलाने का काम करती है। जैसे भोजन का क्या होता है, एक प्रकार से मंथन होता रहता है। तो इसका आकार जो होता है वो अंग्रेजी के जे अक्षर के जैसा होता है। भोजन इसमें 4 से 5 घंटे तक रुकता है और इसके 3 भाग होते हैं। तो ऊपर वाला जो पार्ट यहाँ से आपके ग्रसिका से होकर के, ये ग्रसिका से होकर के आया है ये पार्ट, इसके पास वाले पार्ट को क्या कहते हैं, कार्डियक का जठरागम भाग कहते हैं। और दूसरा पार्ट जो होता है आपका बीच वाला जो मेन बॉडी होती है उसको फंडस कहते हैं। और तीसरा आपके होता है ये नीचे वाला पार्ट जो आपके ग्रहणी की ओर आगे जाकर खुलेगा, तो ये वाला पार्ट जो होता है ये जठर निर्गर्मी या पाइलोरिक पार्ट भी कहते हैं। ये इसके 3 भाग होते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके आमाशय के 3 भाग होते हैं। और आमाशय की जो अब जठर ग्रंथियाँ हैं, जो जठर ग्रंथियाँ हैं और उनके क्या क्या काम हैं, उनके द्वारा कौन से एंजाइम का श्रवण किया जाता है भोजन का पाचन करने के लिए, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, श्लेष्मा ग्रंथियाँ उस भोजन को लसलसा बनाने का काम करती हैं। तो क्या करेगी, श्लेष्मा का श्रवण करेगी। और दूसरे नंबर पे बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, वित्तीय कोशिकाएं या पेराइटल कोशिकाएं भी इनको कहते हैं। तो ये क्या होती हैं कि HCl के श्रवण के लिए उत्तरदायी होती हैं और एक इनके द्वारा नेज कारक का भी श्रवण किया जाता है। तो नेज कारक का श्रवण करना, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो नेज कारक है इसका श्रवण किसके द्वारा किया जाता है या कहाँ होता है, तो आमाशय में होता है। पहली बात तो एक सवाल कैसे भी घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्या होता है, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा इसका श्रवण किया जाता है। तीसरी होती है मुख्य कोशिका या प्रधान कोशिका कहते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम का श्रवण किया जाता है। यानी जो मुख्य कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, आमाशय में इन एंजाइमों का श्रवण करती है, जो पेप्सिनोजन है और प्रोरेनिन है। पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदलेगा बाद में HCl की उपस्थिति में, और प्रोरेनिन क्या होगा, रेनिन में बदलेगा। जो हमारे जो दूध में प्रोटीन पाई जाती है, केसिन, दूध की जो प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन का क्या नाम है विद्यार्थियों, केसिन उसको कहते हैं। उसका पाचन आपके प्रोरेनिन जो एंजाइम है सक्रिय होकर के रेनिन में बदलता है
और इस प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे आगे आ रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जा रहा है। इनके क्या क्या काम है जब जो मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं। तो भोजन के साथ में क्या है कि बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए थे, तो वहाँ पर एक काम तो लाइसोजाइम ने किया था और एक काम हमारा यही जो है वो कौन करेगा, यही काम हमारे HCl करेगा। तो ये लाइसोजाइम ने किया था, जीवाणु को नष्ट करता है, एसिड है तो जीवाणु को मारता है। और एंजाइम को सक्रिय करना भी क्या है, इसका एक मोटा मोटा काम है। जो पेप्सिनोजन हमने पढ़ा ये इसका सक्रियकरण और प्रोरेनिन का सक्रियकरण जो होता है वो HCl की उपस्थिति में ही होता है। तो ये इसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के काम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, पेप्सिनोजन है जो हमारे क्या हुआ, मुख्य कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हुआ, और HCl जो एसिड है इसकी उपस्थिति में क्या होता है, ये हमारे सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। यहाँ पर ये निष्क्रिय होता है और ये यहाँ पर इसकी एंजाइम की उपस्थिति में सक्रिय हो जाता है। अब ये पेप्सिन है तो पे से प्रोटीन है और प्रोटीन का ही क्या करेगा, पाचन करेगा। तो प्रोटीन के पाचन करने का काम करता है। और प्रोरेनिन भी प्रोटीन का ही पाचन करेगा। तो प्रोरेनिन क्या होता है, निष्क्रिय होता है, HCl की उपस्थिति में सक्रिय होता है और रेनिन में बदल जाता है। और ये क्या करता है, दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है केसिन, दूध की जो प्रोटीन है केसिन, इसका पाचन करने का काम करता है रेनिन। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या हुआ। एक चीज़ समझ में आई कि आमाशय में केवल क्या होता है, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। वसा का इमल्सीकरण हो जाता है और वो छोटी छोटी गोलियों में बदल जाती है। और प्रोटीन का पाचन करने के लिए दो एंजाइम है हमारे, पेप्सिन और रेनिन। इसके बाद भोजन जो है वो आगे खिसक कर 4 से 5 घंटे पचने के बाद में छोटी आंत में आता है। तो भोजन का जो सबसे ज़्यादा पाचन अगर हो रहा है तो वो छोटी आंत में होता है, और सबसे ज़्यादा अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन जो होता है वो भी छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत के क्या है कि 3 भाग हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला भाग ग्रहणी है, ड्यूडिनम है, अग्र शुद्रांत है, जेजुनम है, और तीसरा पार्ट जो होता है इसका ये हमारा होता है इलियम, जिसको शुद्रांत्र कहते हैं। तो इनके क्या क्या पार्ट हैं, क्या क्या काम हैं, देखते हैं। तो ग्रहणी जो होता है वो आमाशय का शुरू वाला भाग जो होता है, नीचे वाला भाग होता है, वो छोटी आंत के जिस हिस्से से जुड़ता है उसी को क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो आमाशय का भोजन कायम है, यानी आमाशय में भोजन पचने के बाद किस में बदल जाता है, कायम में बदल जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ से ग्रहण होकर के छोटी आंत में आ जाता है। और ये जो होता है हमारा सबसे छोटा भाग होता है, ग्रहणी जो भाग है हमारा वो छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है, यानी ग्रहणी जो है वो छोटा भाग होता है एक प्रकार से। इसके बाद जो होता है अग्र शुद्रांत या जेजुनम, तो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं, यानी जो छोटी आंत की भित्ति है उस पर इस प्रकार के छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं जिनको विल्ली भी कहते हैं। इनमें क्या होता है, इसका जो अवशोषण का जो स्तर है, यानी इसका जो पृष्ठ है, सरफेस है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। और ये क्या करता है, यहाँ पर पचे हुए भोजन का अवशोषण करने का काम करता है। तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वो कहाँ हो रहा है, पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वो हमारे हो रहा है अग्र शुद्रांत में। इसके बाद तीसरे पार्ट में क्या होता है कि जो पित्त लवण है, जो पित्त लवण है जो हमारे कहाँ से आएगा, हमारे यकृत से जो स्रावित होता है ये, और पित्ताशय में जाकर के क्या होता है, ये इकट्ठा होता रहता है पित्त रस। तो ये क्या करता है कि शुद्रांत वाला भाग जो होता है इलियम वाला, ये पित्त लवण और विटामिन का अवशोषण करने का काम करता है। तो यहाँ तक हमारे छोटी आंत के ये जो पार्ट थे, इनके क्या क्या काम थे वो हमने डिस्कस किए। आगे बढ़ते हैं कि इसमें और जो एंजाइम होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस प्रकार से वो भोजन का पाचन करते हैं। तो पित्त रस और अग्नाशय रस, यानी पित्त रस कहाँ से आएगा, पित्त रस यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो पित्त रस जो है वो कहाँ से आता है, यकृत से आता है। यकृत में क्या होता है, पित्ताशय होता है, गाल ब्लैडर कहते हैं, और इसको लीवर कहते हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ से इसमें इकट्ठा होता रहता है, और उसके बाद में क्या होता है कि ये आपके छोटी आंत में आकर के मिलता है और भोजन को क्या करता है। अब इसमें क्या होता है कि पित्त रस में किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है, यानी सबसे खास बात क्या है कि इसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है। बस ये क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है और अन्य एंजाइम की क्रिया करने के लिए माध्यम प्रदान करता है। तो हम आगे देखते हैं कि पित्त रस और अग्नाशय रस। अग्नाशय रस कहाँ से आएगा, अग्नाशय रस आएगा आपके अग्नाशय से। तो अग्नाशय आपने देखा होगा मिश्रित ग्रंथि है, एंजाइम का स्रावण भी करती है और हार्मोन का स्रावण भी करती है।
तो जो इस तरीके से काम करती है उनको क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। हार्मोन भी स्रावित किया जाता है, एंजाइम भी स्रावित किया जाता है। तो अग्नाशय रस में क्या होता है कि रस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, तो इसीलिए से वो अग्नाशय रस कहते हैं। तो देखते हैं ये ग्रहणी में कार्य करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है कि ये दोनों का जो काम है वो कहाँ पर होता है, इन दोनों का काम जो है वो हमारे ग्रहणी वाले पार्ट में होता है। अब पित्त रस में क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। ये यकृत से आ रहा है, तो पित्ताशय में संचित होता है, यानी वही हमारा गाल ब्लेडर हो गया। क्षारीय प्रकृति होती है, कोई एंजाइम नहीं होता है, यानी किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है इसमें। और इसमें बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन ये जो पित्त वर्णक होते हैं ये इसमें पित्तरस में पाए जाते हैं। ये भी है कि जब पीलिया होता है तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो वर्णक होते हैं इनकी मात्रा आपके पेशाब में बढ़ने लगती है। अग्नाशय रस है, तो अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों के पाचन के लिए क्या होता है, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी करता है, प्रोटीन का पाचन भी करता है और वसा का पाचन भी करता है। तो पूरी तरीके से जो हमारे मोटे मोटे तौर पर जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका पाचन करने के लिए इसमें सक्षम होता है, इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस कह रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि एमाइलेज जो एंजाइम हमने शुरू में पढ़ा था वो बाकी बचे हुए हमारे कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, वो आगे उसका पाचन करता है। तो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। माल्टोज क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। तो इसका और आगे जाकर के पाचन होता है, डाइसैकेराइड होता है ये, यानी इसमें क्या होता है, दो अणु होते हैं ग्लूकोज के। क्या होता है, ग्लूकोज के दो अणु होते हैं। तो दो अणु होते हैं तो डाइसैकेराइड कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दो एंजाइम आते हैं जो बचे हुए प्रोटीन के पार्ट का पाचन करते हैं और उनको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं पेप्टाइड में, पेप्टाइड डाइपेप्टाइड में इस प्रकार से तोड़ देते हैं, जिनका और आगे जाकर के पाचन होता है। और अंत में क्या होता है, डबल ए यानी अमीनो एसिड में इनका पाचन हो जाता है अंत में जाकर के। और वसा का पाचन करने के लिए क्या आता है, हमारा लाइपेज एंजाइम आता है जो वसा को वसीय अम्लों में तोड़ देता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, प्रोटीन का पाचन हुआ और वसा का भी पाचन हो गया। इसके बाद क्या होता है, हमारा आगे के क्रम में देखते हैं, इसमें एक और एंजाइम जो होता है हमारा तीसरे नंबर का आंतरीय रस होता है। तो ये रस है तो इसमें भी बहुत सारे एंजाइम होंगे। तो ये क्या करता है, पहले नंबर पे आया हमारा पित्तरस, यानी देखा ना कि सबसे ज़्यादा पाचन और अवशोषण ये छोटी आंत में ही हो रहा है, तो पित्त रस आता है। दूसरे नंबर पे हमारे अग्नाशय रस आता है जो भी पूर्ण पाचक रस है और मोटे मोटे तौर पर हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन कर देता है। और उसके बाद आता है हमारा आंतरीय रस तीसरे नंबर पर। तो आंतरीय रस में भी क्या होता है कि बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो आपके सभी कार्बनिक पदार्थों को अंततः छोटे छोटे कार्बनिक सरल पदार्थों में बदल देते हैं और यही क्या होता है, पाचन होता है। तो इसमें क्या आ रहा है, जैसे अब माल्टोज पर क्या है, ये भी क्या होता है विद्यार्थियों, 2 से 3 लीटर रोजाना आपके स्रावित होता है इतनी मात्रा में और क्षारीय प्रकृति का होता है। आपसे डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कि निम्नलिखित में से क्षारीय प्रकृति किसकी नहीं है या किसकी क्षारीय प्रकृति है, तो आप थोड़ा आपको प्रकृति को भी देखना है। तो माल्टोज पर क्या है कि ध्यान में रखना है कि माल्टेज एंजाइम कार्य करेगा। तो जब भी एंजाइम कोई भी हो तो उसके पीछे एज लगा होता है, तो उसका मतलब वो एक एंजाइम होता है। तो विद्यार्थियों देखिए, माल्टेज में भी एज लगा हुआ है, सुक्रेज में भी एज लगा हुआ है और लाइपेज में भी एज लगा हुआ है। ये एक एंजाइम की पहचान करने के लिए है। तो माल्टोज पर माल्टेज क्रिया करता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो ग्लूकोज के कितने 2 अणु बनते हैं यहाँ पर। और फिर आता है हमारा सुक्रोज। तो सुक्रोज का क्या आएगा, सुक्रेज आपके एंजाइम काम करेगा और क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में इसको तोड़ देता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या होता है, C6H12O6 ही इसकी जो है रासायनिक सूत्र होता है, लेकिन इन दोनों की क्या होता है विद्यार्थियों, संरचना में अंतर होता है, इसीलिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे से अलग होते हैं। उसके बाद आ रहा हमारा तीसरे नंबर पर वसा। तो वसा में क्या होता है, लाइपेज एंजाइम कार्य करता है आंतरीय रस में और इनको क्या करता है, छोटे छोटे वसीय अम्लों में तोड़ देता है। फिर हमारे आगे है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारे कौन कौन होता है, डीएनए होता है और आरएनए होता है, इनका भी पाचन होता है। तो इनका पाचन होने पर क्या होता है, न्यूक्लिएजेज एंजाइम कार्य करता है। न्यूक्लिएजेज एंजाइम कार्य करता है, इनको नाइट्रोजन क्षारक शर्करा जो पेंटोज शर्करा होती है
डीएनए और आरएनए में और फॉस्फेट ग्रुप में तोड़ देता है। तो इनका भी मोटे मोटे तौर पर जो न्यूक्लियोसाइड था और न्यूक्लियोटाइड होता है, तो वो एक प्रकार से उनसे मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बनता है और लास्ट में जिन चीज़ों से 3 कंपाउंड से ये बनते हैं हमारे डीएनए, उन्हीं में इनका क्या होता है, पाचन हो जाता है। और लास्ट में भोजन हमारा आगे बढ़ करके हमारे आखिरी अंग में पहुंचता है, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। इसके भी 3 भाग हैं, जिसमें जो शुरुआत वाला भाग है उसको अंधनाल या सीकम कहते हैं, और दूसरे नंबर पे आता है हमारा बृहदांत्र और इसी को कोलोन कहते हैं, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा मलाशय, रेक्टम कहते हैं। इसलिए देखिए अंधनाल क्या होती है कि मनुष्य में क्या होती है, छोटी होती है, तो सेलुलोज का पाचन जो होता है वो नहीं हो पाता है। यानी कोशिका भित्ति, हम जो भी हरे पेड़ पौधे खाते हैं तो उनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो मनुष्य में क्या होता है कि सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, अंधनाल के छोटा होने के कारण सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। और जो पशु हैं जो क्या करते हैं, इनमें क्या होता है कि इसका जो एरिया है बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा होता है अंधनाल का, तो ये क्या करता है कि इनमें क्या होता है कि सेलुलोज का पाचन हो जाता है। अंधनाल के पास में से ही क्या होता है, एक छोटी 4 से 5 इंच की क्या होती है, एक क्रेमी नुमा संरचना, जिसको क्या कहते हैं, परिशेषिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परिशेषिका या अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। तो अपेंडिक्स होती है, तो ये क्या करती है, क्रमीनुमा संरचना होती है जो अवशेषी अंग के रूप में होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पाचन तंत्र में कौन सा आपके अवशेषी अंग के रूप में होता है, तो उसको परिशेषिका या अपेंडिक्स कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट की ओर, जो बृहदांत्र है। बड़ी आंत के इस वाले पार्ट में क्या होता है कि जल और खनिज लवण का जो अवशोषण हो जाता है। तो जल और खनिज लवण जो एक्स्ट्रा हमारे मल के साथ में हमें बाहर नहीं त्यागना होता है, तो अतिरिक्त जल का क्या होता है, यहाँ पर अवशोषण हो जाता है। अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। और जो इसके साथ में खनिज लवण है, खनिज लवणों का भी इसमें क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। और तीसरा, जब हम कोई औषधि लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो उसका अवशोषण भी हमारा क्या होता है, यहाँ पर ही होता है। उसके बाद क्या होता है कि तीसरा पार्ट जो हमारा बड़ी आंत का है, मलाशय है। इसमें क्या होता है कि भोजन का जो पाचन हो चुका है और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो यहाँ पर क्या होता है, इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो पाचन है उसका सभी एंजाइम किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस किस का पाचन कहाँ होता है और कौन से वाले अंग में कौन कौन से रस आते हैं मिलते हैं, उसमें किस किस प्रकार के एंजाइम आकर के मिलते हैं, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और आपका ये पूरा टॉपिक पाचन का पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा ऐप फतेह एजुकेशन जो आपके प्ले स्टोर पर कब से पब्लिश हो चुका है, उसको भी डाउनलोड कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।